लोकसभा चुनाव का समय नजदीक है और कांग्रेस बीजेपी समेत सभी पार्टी अपनी अपनी पूरी ताकत चुनाव में लगा रखी है। लेकिन इस सब के बीच में यूपी को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि यूपी में आखिर क्या होने वाला। सबसे पहली बात तो ये थी कि मायावती की पार्टी बीएसपी को लेकर सबकी निगाहें थी। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं, लेकिन इस सब कयासबाजी से मायावती ने खुद अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को ही पर्दा उठा दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही, एकला चलो की राह पर इस बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में सवाल एक ही उठता है कि बसपा की एकला चलो के मिशन 2024 के सियासी अभियान से किसे फायदा होगा, बीजेपी वाली एनडीए को या कांग्रेस वाली इंडिया को। लेकिन इससे समझने से पहले मायावती ने जो कुछ कहा है किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने को लेकर, वो बयान सुन लीजिए। सभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के पर साथ वाली पार्टी को ही फायदा होता है, उन्हें फायदा नहीं होता, बसपा को लाभ नहीं मिलता, इसलिए बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए मायावती ने 90 के दशक में दूसरे दलों के साथ किए गठबंधन के नतीजों का भी उदाहरण दिया। सवाल यह भी उठता है कि 2019 में बसपा से जीते 10 सांसदों में कितने सांसद 2024 के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब अगर वह एकला चलो की नीति पर चल रही हैं, बढ़ चली हैं, तो यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि उनके इस फैसले से किसे फायदा होगा। यह समझने के लिए यूपी के जाति आधारित समीकरण को भी समझना जरूरी है। कुछ देर के लिए अगर मोदी फैक्टर को अलग रखते हैं, क्योंकि अगर वह हावी रहा तो जाति समीकरण काफी हद तक फेल हो सकते हैं। बीजेपी का दावा है कि उसे मुस्लिम महिलाओं समेत सभी समुदाय के वोट मिलते हैं। यूपी में ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा 45% से ज्यादा है, दलित 20 से 21% और मुस्लिम वोटर से 15 से 16%। इस बात को लेकर अगर इस समीकरण को समझे तो मायावती की राजनीति पूर्ण रूप से दलित और मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वह कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाती तो न सिर्फ ओबीसी के 10% यादव बल्कि पूरा दलित वोट विपक्ष के साथ एकजुट दिखाई दे सकता था। 80 लोकसभा सांसदों देने वाले राज्य में इससे बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होती। सपा और बसपा का एक साथ होना अपने आप में बड़े वोट बैंक को विपक्ष के साथ कर देता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दलित वोट पाने के मुकाबले में मायावती के रूप में तीसरा केंद्र उभरने से सीधा नुकसान विपक्ष के गठबंधन को ही होगा। मायावती का अकेले चुनाव लड़ना एक तरह से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। बीजेपी को वोट न देने वाले यानी विरोधी वोटर अब 2 विकल्पों में बटेंगे। हो सकता है कि कुछ मुस्लिम वोटर सपा के साथ हो जाएं, कुछ बसपा के साथ। इस तरह दलित भी बीजेपी और बसपा सपा कांग्रेस में बढ़ जाएंगे। ऐसे में बीजेपी खुद को अच्छी पोजीशन में देख रही होगी। वैसे भी बीजेपी का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के कल्याणकारी योजनाओं के चलते दलित, मुस्लिम, ओबीसी सभी के वोट उन्हें मिल रहे हैं। 2019 और बाकी विधानसभा लोकसभा चुनावों का नतीजा देखें, वोट प्रतिशत देखें, तो उसके अनुसार से समझिए कि किसे ज्यादा फायदा हो सकता है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 62 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 50% रहा था, वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी।
अखिलेश यादव की पार्टी का वोट शेयर 18% था। वहीं मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें ही जीत सकी थी। बीजेपी का वोट शेयर 20% था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 6% रहा था। यही अगर 2019 से पीछे चलें, 2014 को अगर देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, जो कि 2019 के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 42% रहा। समाजवादी पार्टी ने 2014 में 5 सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला, जबकि 20% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस ने तब सिर्फ 2 सीटें जीती थी और वोट शेयर की बात करें तो 7.5% ही रहा था। विधानसभा चुनाव की बात करें 2022 की तो बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर 41% था। समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। इसका वोट शेयर 32% था। बीएसपी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। वोट शेयर 12.88% था। कांग्रेस को भी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटना पड़ा था और सिमट भी गई थी क्योंकि उसे ज्यादा सीट इस बार भी नहीं मिली। पार्टी का वोट शेयर 2.33% था, सबसे कम। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो बीजेपी ने बम्पर 312 सीटें जीती थी। वोट शेयर 39.67% था, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत को देखें तो 21 रहा था। बीएसपी ने 2017 के इस चुनाव में 22% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 6% रहा था। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। राहुल अखिलेश की जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और बीजेपी के तूफान में सब उड़ गए थे, जिसकी चर्चा भी हुई थी कि राहुल अखिलेश कुछ भी काम नहीं हो सका उनका। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा थी और दूसरी तरफ योगी बीजेपी का चेहरा थे। इस चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर सरकार बना ली। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी हर तरह से फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी करता नजर आ रहा है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि अगर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता है तो इस समीकरण पर कुछ हद तक बदल सकते हैं। अपनी इमेज को देखना होगा कि अब की बार यूपी की जनता किसके साथ होगी, लेकिन यह भी समझना होगा कि पहले माहौल कुछ और था। इस बार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से भी माहौल कुछ अलग बन रहा है और इससे लोगों का साथ भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ आए। उसके बाद ही यूपी के समीकरण को तय किया जा सकता है कि यूपी किसके पास जाता है, बीजेपी के एनडीए या फिर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।